अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिफा यूसुफजई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो 365 न्यूज़ पर। 365 न्यूज़ यानी कि हमारे नए चैनल का आज आगाज़ है, पहला दिन है और हमारी लॉन्च ट्रांसमिशन भी आपने देखी। मेरे प्रोग्राम का भी आज पहला दिन है और आज पहले प्रोग्राम में मैंने इंतखाब किया है पाकिस्तान की एक ऐसी सीनियर सियासी शख्सियत का कि जिनसे अब हम सियासी गुर भी सीखते हैं, जिनसे हम सियासत का तर्ज़ अमल भी सीखते हैं और इनके तजर्बे में तारीख़ भी मौजूद है, सियासत भी मौजूद है। सो हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर, पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासी एक हिजानी कैफियत है उस पर इनसे बात करें। और फिर आज के दिन जो सबसे बड़ी ख़बर आई बांग्लादेश से कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और वो मुल्क से चली गई, और वहाँ पर पूरा एक महीना पूरी एक तारीख़ है हालिया दिनों की कि जिसमें हमने एहतजाज देखे, प्रोटेस्ट देखे, लोग सड़कों पर निकले। आज भी कहा जा रहा था कि कितने लाख लोग वहाँ पर सड़कों पर मौजूद थे। ये सारी सिचुएशन क्यों डेवलप कर गई वहाँ पर? पाकिस्तान की आज की तारीख, आज के अगर हम सियासी हालात का तकाबुली जायज़ा करें बांग्लादेश के साथ, तो कितनी ममासलत है दोनों मुल्कों में और किस तरह से हम पाकिस्तान को वहाँ पहुँचने से बचा सकते हैं और किस तरह से सियासी जमातों में एक सब्र, ठहराव, बर्दाश्त की कैफियत डेवलप की जा सकती है कि सब बैठें, बात करें, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने की कोशिश करें और सारे स्टेक होल्डर्स अपना अपना हिस्सा डालें। मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में शुमार होने वाले खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपका बहुत हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आप जैसा सीनियर लीडर और रहनुमा हमारे साथ पहले शो में और चैनल के पहले दिन मौजूद है, उसने हमें टाइम दिया। तो सर, सबसे पहले 365 न्यूज़ का आगाज़ आज हुआ है और किस तरह से आप टीवी चैनल्स की इस दौड़ में एक नए चैनल के इजाफे को देखते हैं जर्नलिज्म के हवाले से? पहले तो आपका शुक्रिया कि पहला दिन आपने मुझे सेलेक्ट किया, बात करने फिर एजाज़ बख्शा। मुझे खुशी है कि चैनल 365 बेहतर अपनी रिपोर्टिंग में आगे होगा और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो नया चैनल आज शुरू हुआ है वो 365 का मकसद ये है कि साल मुकम्मल, एक साल, इसमें कड़वी खबरें भी होंगी, मीठी खबरें भी होंगी, मगर सच होना चाहिए और हम तक सच की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, हकीकत की आवाज़ पहुँचनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है मालकान, उनका स्टाफ मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ ये ख़बरें आवाम तक पहुँचाएंगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा अगर हम ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात करें कि सबसे अहम ख़बर पाकिस्तान में आज यही रही कि हमारा बांग्लादेश जो है उसमें एक बड़ी अजीब सी हिजानी सी कैफियत, तो खैर हम पिछले पूरे महीने से देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे थे, लोग सड़कों पर निकले हुए थे। आज फाइनली शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया। वो कहा यह जा रहा है मुमकिन तौर पर भारत गई और वहाँ से वो आगे चली जाएंगी। इस सारी सूरत हाल में आपका अपना क्या टेक है? ज़ाहिर है आपने पाकिस्तान की तारीख़ को जिया है, किस तरह से आप देखते हैं कि ये खित्ता क्यों हमेशा किसी न किसी डिस्टर्बेंस का पॉलिटिकली शिकार रहा है? चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भारत की बात करें, अफ़गानिस्तान हो गया, ये क्यों ऐसा हम देखने में मिलता है हमें? हकीकत ये है कि बांग्लादेश जो आज है वो पाकिस्तान का हिस्सा था और एक साथ रहे। जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे किसी मुल्क की तरक्की नहीं होती। मुल्क तरक्की के बजाय बस्ती की तरफ जाता है और पाकिस्तान बिलखसूस इन्हीं हालात की वजह से आज इकनॉमिक क्राइसिस में है। और हमारे यहाँ ये मिसाल दी जाती थी, बंगाल जो है वो इकनॉमिक तौर पर बहुत आगे जा रहा है। मुझे दुख होता है कि वो मुसलमान भाई है वो, जब ये हालात अब हुए हैं तो इससे नेचुरली नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बांग्लादेश के इकनॉमी को नुकसान होगा। हम ये नहीं चाहते, चाहे वो हमसे अलग हो गए, आज भी हम उनको अपना समझते हैं। जो हुआ है ठीक नहीं हुआ, यहाँ भी होने की कोशिश की गई 2014 में, मगर हमने होने नहीं दिए। आज भी कुछ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। टेबल पे बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। इससे मुल्क को बहुत लॉस होता है, मुल्क की इकॉनमी को बहुत लॉस होता है, मुल्क की सियासत को बहुत नुकसान होता है। हमने तो बड़े 8-9 हुकूमतें देखी हैं पाकिस्तान में, कोई 18 महीने चली है, कोई 30 महीने चली है, कोई 36 महीने चली है, कोई 5 साल चली है।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ा इख्तलाफ था, बहुत बड़ी दूरियां थी, मगर हमने पार्टी की लीडरशिप ने ये महसूस किया, चाहे बहुत बड़ी तकालीफ से रज़ाई साहब की जेलों में जो तकालीफ दी गई, उनके बावजूद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियाद रखा। और आपने देखा कि उस बुनियाद से 2008 में चाहे हमें बहुत कम सीट्स थी, मगर सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, उसको मौका मिला, 5 साल पूरे किए और इतना कुछ किया। शायद पाकिस्तान की तारीख में 73 के बाद ये मौका था, एक छोटी सी हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत जो ताकतवर बन के पार्लियामेंट की ताकत के साथ बहुत आगे आई और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लाया। नेशनल फाइनेंस अवार्ड जो नहीं हो रहा था वो हो गया, जो खत्ते के पहचान थी, जैसे NWFP कहते थे, उसको अपना नाम दिया, गिलगित बल्तिस्तान को अपना नाम दिया, बहुत बड़े बड़े काम हुए, बेनदी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुआ। ये सिर्फ हम तो 128 थे। ये मैं बताना चाहता हूँ कि विल होनी चाहिए मेंबरों में, चाहे वो किस जगह पे बैठे, कहाँ भी बैठे, किस चेयर्स पे बैठे, विल होना चाहिए तो मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। तो 128 मेंबरों से एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट सामने आई और जिसने बहुत बड़े बड़े फैसले किए। तो अब जो हुआ है बांग्लादेश में वो अच्छा नहीं हुआ है। इसको आप कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल की ये फतह हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी फ़ौज की मदद से ये सारा सिलसिला जो है वो चल पड़ा था। देखिए फ़ौज भी क्यों आई, ऐसे हालात पैदा किए गए जब आई, उनको बात करने का मौका मिल गया कि हमें मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि तकरीबन 100 के करीब लोग मारे गए। और अगर हसीना वाजिद उनके हाथ में आ जाती तो शायद वो भी जिंदा नहीं होती। ऐसा ही है। तो बहुत ख़तरनाक हालात होते, ब्लड शेयर होता, तो उससे तो जो भी सेफ गार्ड मिल गया। अब जाना चाहिए पॉलिटिक्स की तरफ, अब जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ। इमीडिएटली बांग्लादेश में इलेक्शन होनी चाहिए और इस खत्ते में अमन कायम होना चाहिए। शाह साहब, में कोई मुमासलत देखते हैं? क्योंकि जब से ये बांग्लादेश की खबरें आने शुरू हो गई, जिस तरह आपने कहा कि लोग कहते हैं वहाँ के हालात तो बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान में तो सब इकॉनमी डूब गई, सब कुछ तफ्ता हो गया, तो ये सारी मुमासलत लोग बनाने की कोशिश भी करते हैं और कई कई जगहों पर लगती भी हैं कि भाई वहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर भी ये हुआ, वहाँ पर भी पार्टियों के बैन होने का किया ये शेख हसीना वाजिद ने, यहाँ पर भी नून लीग जो आपकी हुकूमती इत्तेहादी है वो भी कहते हैं कि नहीं पार्टी बैन होनी चाहिए। हर बार उस पर तो हम बाद में अगर आएंगे, लेकिन मुमासलत इस सारी सिचुएशन में लगती है कि पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात और उनके इकनॉमिक हालात और पॉलिटिकल अनरेस्ट। देखिए पहले तो ये सोचना चाहिए क्यों हो रहा है, यहाँ पर रीज़न वहाँ पे, यहाँ पे या इस खत्ते पे क्यों हो रहा है, इस चीज़ को देखना चाहिए। क्या ये कोई लंबी कोई कंस्पिरेसी है कि तीसरी दुनिया के मुल्कों को उन्हीं जगहों पर रहने दिया जाए जहाँ वो बैठे हुए आगे न बढ़े? क्योंकि हमें तो पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा क्लियरली कहा था, दुनिया नहीं चाहती कि तीसरी दुनिया के मुल्क आगे बढ़े और आगे तरक्की करे। तो ये भी तो हो सकता है। तो ये हमारे समझने की बात है, हम सियासतदानों की समझने की बात है, आवाम की समझने की बात है, सब्र और तामुल करने की बात है, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा इस खत्ते को। पाकिस्तान को किस तरह से इस किस्म की सिचुएशन से या नुकसान से बचाने की तरकीब की जाए? एक पार्टी है जो कहती है हमें जलसे नहीं करने देते, दूसरी जमात इस्लामी है वो नून लीग के खिलाफ आकर पिंडी में बैठी हुई है कि महंगाई बहुत हो गई, IPPs का मसला, बिजली के नर्ख, किस तरह से टेबल पर लाने की? हकीकत पे सही भी, जैसे बिजली है तो सही भी है, महंगाई भी उसका मसला है, ये सही भी है कि बंद पड़े, हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ दे रहे हैं और वो सारा पैसा वज़न जो है आम आदमी, गरीब आदमी में हो जाता है, जो झोपड़ी में रहता है। हमारी पॉलिसी की वजह से उन झोपड़ी वाले के ऊपर वो असर होता है। तो इसमें कोई शक नहीं, कुछ हालात है, हमें इन चीज़ों को देखना भी चाहिए, बड़े गौर और फिक्र करके देखना चाहिए, मुल्क को बेहतर की तरफ लेके जाना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो खुश न हो कि हम इस करने में कामयाब हो जाएंगे और हम भी चलेंगे,
तो वो भी नहीं चले, वो भी नहीं चल सकते। आपने देखा 77 में जो हुआ, किसको नुकसान हुआ? अल्टीमेट मुल्क को नुकसान। को नुकसान हुआ। लोग खुश थे कि हमने ये कामयाब हो गया, अब हम आएंगे, वो नहीं आए। ये लास्ट किसको होगा? वर्स्ट पोजीशन कैसे हो, किसके लिए होगी? वो हम सब हमारी होगी, बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी का बड़ा एक जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत को भी ये समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पीटीआई से इंगेजमेंट करें, बात करें, मुज़ाकरात करें। पीटीआई ने या इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा मेरी तरफ से नुमाइंदा जो है वो अचकज़ई साहब होंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करें या सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए वो अचकज़ई साहब होंगे। तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है? क्या पीपल्स पार्टी को ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि हुकूमत शायद वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है या कन्फ्यूजन का शिकार है या मसाइल में है? पार्टी तो इसलिए समझती है कि हमने हालात नहीं देखा है। हमने 60s से लेके आज तक ये हालात उतार चढ़ाव देखा है। हमें ये महसूस होता है कि इससे नुकसान कितना हुआ है, मुल्क में उर्दत का इजाफा कितना हुआ है, पार्टी कितनी हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई, वजह क्या है, रीजन्स क्या है, उन सब को देखना चाहिए। हम सब को देखना चाहिए। फिर उस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि इन बड़ा रोल अदा करे। ये सब का दिया है कि वो अपने आप को महसूस करे कि उनका एक रोल हो सकता है, तो कहीं अपोजिशन हो सब। तो पीपल्स पार्टी किस तरह बनाएगी हुकूमत को कि दूसरी जमातों के साथ मुज़ाकरात में? कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यू की और न्यूट्रल रुके बस एक काम निकालें। ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत को या नून लीग को दबाव में रखने के लिए कहती है कि भाई, जिस तरह नैयर बुखारी साहब का एक बयान था बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा दबाव है तो इलेक्शन करा लें, इस्तीफ़ा दे दें। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए सदर साहब को समरी भेजें कि भाई तहलील कर दो असम्बलियाँ और इलेक्शन में चले जाओ। मैं समझता हूँ ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि डायलॉग करके फिर जो कुछ कर लो चाहिए उसके बाद, मगर डायलॉग के अगर ऐसा हुआ तो वो डिफाइन। और सियासी जमात की अगर पाबंदी की बात करें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? है कि हमें बताया गया, हमें पूछा गया और उस हमारे बयान के बाद इस पर खामोशी आ गई। वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा आ गई, वहाँ पे मुख्तलिफ वज़ीरों ने मुख्तलिफ बयान दिए। तो वो या ना हो और खामोशी छा गई, क्योंकि हमें एतमाद है, हम नहीं चाहते मुल्क में बनाव की हो, हमारे ऊपर भी पाबंदियाँ लगी। हम वो दिन देख चुके हैं किस तरीके से जब पाबंदियाँ लगती है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो होता है। 79 में पीपल्स पार्टी को ऊपर पाबंदी थी, हम बहुत दूर से इलेक्शन लड़ते थे, तो बहुत से इशू सामने आए हैं, देखें कि नुकसान भी देखें, फवायद भी देखें। तो पीपल्स पार्टी के पास अगर ये मुद्दा आता है तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे इसको? अब वो तो पार्टी लीडरशिप बैठेगी, फैसला करेगी, तैयार है, बात करेंगे। वही पार्टी है, हमारी एक बहुत बड़ी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो फैसले करती है। सही है। अच्छा, और आखिर में बस चंद सवालात के महंगाई के हवाले से अभी हमारी बात हुई और आपने कहा कि बिल्कुल बिजली के बिल हैं, और ज़ाहिर है आम आदमी की चेहरे से पता चल जाता है कि उसको बिजली के बिल देते हुए तकलीफ़ हो रही है, मसाइल का शिकार है वो। इमरान खान की हुकूमत गिरने का जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बिलावल भुट्टो साहब ने तो कराची से यहाँ पर मार्च भी निकाली, महंगाई मिटाओ मार्च। और उस वक्त जो रीज़न्स बताए गए वो ये थे कि महंगाई की वजह से हम चाहते हैं कि भाई अगर इनसे हैंडल नहीं हो रहा तो ये घर जाएँ, इस्तीफ़े दें और नई हुकूमत आए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया कि हम तो कोशिशें ये कर रहे थे 2019 से, और मिलिट्री लीडरशिप हमारे साथ उस वक्त की मिली हुई थी कि भाई इमरान खान की हुकूमत 2019 में ही गिरा देनी है या तख्ता उलट देना है या पलट देनी है ये बाजी। अब जब पीपल्स पार्टी उस वक्त ये कहती थी कि हम महंगाई के लिए हैं, अब जब ये इंकशाफात सामने आते हैं नून लीग से, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को क्या लगता है कि हमें अंधेरे में रखा हुआ था? मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ वो महंगाई पे बात कर रहा हूँ, ऐसा ही है। मैं अपोजिशन में तो नहीं, मगर जो हकीकत है वो है। और महंगाई की बुनियाद जो है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने रखी। पीटीआई ने ऐसे पुराने ख्वाब दिखाए कि हम 3 महीने के अंदर 200 बिलियन डॉलर ले आएंगे, इसको वो इधर फेंकेंगे, उसको उधर फेंकेंगे, हम करोड़ों घर बनाएंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे और डॉलर को नीचे ले जाएंगे। वो कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर एक चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, चौथा चेंज किया, सेक्रेटरीज चेंज किए फाइनेंस के, FBR के लोग लेके आए 1, 2, 3,
वो अपनी नाकामियों को खुद निशानदी कर रहे थे कि ये नाकाम हो गया, अब दूसरा ला रहा है, ये नाकाम। तो तजर्बे नहीं होने चाहिए सियासत में, तजर्बे नहीं होने चाहिए सियासत में, हकीकत सामने आनी चाहिए कि हकीकत क्या है। क्योंकि जब डूबती हुई इकनॉमी को हमने हाथ में लिया तो नेचुरली वो डूब रही थी, हम निकाल नहीं सके, और निकाल सकने का सवाल भी पता नहीं होता। तो अब क्या सिचुएशन है? अब क्या अगर पीटीआई के साथ, मिसाल के तौर पे मैं तो वैसे हाइपोथेटिकल एक सुहाना ख्वाब भी इसको समझे कि पीटीआई के साथ पीटीआई मान जाती है, इमरान खान साहब मान जाते हैं कि मैं सियासी जमातों से मुज़ाकरात करता हूँ सीरियसली, तो अब क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कभी कोई चांस बन सकता है कि इकट्ठे मिलकर पीएमएलएन की हुकूमत को घर भेजें कि बहुत महंगाई हो गई? चांस की बात तो अब आज कर रही है, 6-7 महीने के बाद। हमने तो पहले दिन कहा था कि पीटीआई को आप हुकूमत करने की ऑफ़र करें, वो हुकूमत बनाए, पहले उनका हक है। उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे या नून के साथ हुकूमत नहीं बनाएगा, हमें नहीं चाहिए हुकूमत की तो हमने ऑफ़र की थी तो बनाते। उनका मसला था, वो कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमें नहीं थी, वो क्योंकि कानून भी कोई चीज़ है, उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, उनकी पार्टी नाम ही नहीं था उनकी पार्टी का, अनफॉर्चुनेटली। आज़ाद थे। आज़ाद थे, तो आज़ाद कैसे अप्लाई करेगा कि मैं एक जीतूँगा, मुझे मिलिट्री दी जाए। जिस पार्टी के थ्रू वो आए थे उस पार्टी ने खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी, दरख्वास्त थी नहीं, कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया है, वाज़ेह तौर पे, क्योंकि कानून को आइन प्रोटेक्ट करता है। अगर कानून के अंदर कोई नहीं है तो गैर कानूनी तौर पे ये देना, या जो फैसला आया है आज उस बात पे फंस गए कि जो गैर कानूनी तरीके से चाहते हैं कि हमें सीटें दी जाए, जब कानून के अंदर है कि नहीं दे सकते, जब तक हम अप्लाई करके एक ही नाम देते। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, 2013 में मुस्लिम लीग नून ने 21 सीटों का लिए नाम दिए थे, उसके शेयर में 32 आ गई, तो बाकी भी उनको मिल गई। सही। अच्छा, और कानून साजी के हवाले से आजकल बड़ी बात हो रही है कि पार्लियामेंट में अदलिया के फैसले के हवाले से कानून साजी करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के, हम मुसव्वदा भी पेश करते हैं और लाएंगे कि जो मखसूस नशिस्तों के बाद जो फैसला आया अदलिया से, कहीं अब अदलिया और हुकूमत तो आमने सामने नहीं आ जाएंगे इस इक़दाम के बाद? कानून के तहत चलेंगे तो आमने सामने नहीं आएंगे, आइन के तहत चलेंगे आमने सामने नहीं आएंगे। किसी ने भी आइन से फलांगा जंप दिया, आइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो वो टसल होगी। मुस्लिम लीग मगर जो ये रिज़ल्ट आया, जो ये डिसीजन है, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइन के अंदर, कानून के अंदर ये नहीं है, आइन से बालातर हो के कोई फैसला नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट और आइन से अबव नहीं है। आइन जो है वो चलाता है बड़े इदारों को भी, पार्लियामेंट को भी, और बाकी जो मुल्क की और कानूनी असलाहत है उसको भी आइन चलाता है। आइन की खिलाफ वर्जी न पार्लियामेंट कर सकती है, न ही कोई अदलिया कर सकती है। कोई कानून आइन के अंदर किसी कानून को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, सिंगल मेजॉरिटी से वो नहीं हो सकता, क्योंकि आइन इजाज़त नहीं देता। जो हालात शाह साहब बन वही पार्लियामेंट जो आइन पास करती है नहीं दे सकती इजाज़त आपको। सही है। अच्छा, जो हालात खशासत बने हुए हैं, आपको लगता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुश्किलात हैं? अभी मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिल रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं आने वाले वक्तों में कि वो हुकूमत बना लेंगे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस किस्म की? अगर आ जाती है तो आने दें, उनका हक है तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने नहीं किया, मगर उनको जब मिलेगी तो शायद वो हुकूमत न करे, वो हुकूमत में ना आए। अच्छा, और ये बात उन्होंने वैसे की भी है, उनके लीडर ने खुद भी ये कहा कि मुझे अगर हुकूमत मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा। लेकिन हुकूमत की अगर हम बात करें तो इन हालात में क्या सारी सियासी जमातों को बैठना और इकट्ठे बैठना नहीं चाहिए? मुल्क इतने सख्त, मतलब अब तो बहुत ही नाजुक दौर से गुजरा है, वैसे तो हमेशा ही गुजरता है, लेकिन अब तो बहुत ही नाजुक दौर है, महंगाई हो गई, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, दहशतगर्दी से मुकाबला हम कर रहे हैं। किस तरह से इन सारी से बड़ी सियासी जमातों को साथ बिठाया जा सकता है? मैं तो जब छोटे से बड़ा हुआ हूँ और अभी बुढ़ापे में आ गया हूँ तो ये सुनता आ रहा हूँ कि मुल्क नाजुक हालात में। मेरी दुआ है, आपको भी ये कहूँगा, आपके चैनल को भी कहूँगा कि वो भी दुआ करवाएं, उनका पहला दिन है तो वो दुआ करवाएं कि ये नाजुक हालात का लफ्ज़ मिट गुजर जाए।
नाजुक दौर से हम निकल जाएं और नाजुक दौर जो है वो हमारा गुजर जाए और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो, आगे बढ़े। बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे खुर्शीद शाह साहब, आपने वक्त निकाला। और बात देता हूँ कि आपका पहला शो है मेरे साथ हुआ, आप भी एक अच्छी एंकर उनके उम्रे देखे बेहतर हो और एक अच्छा इजाफा होगा हमारी सहाफ़त में, हमारे इस माशरे में एक अच्छा एंकर मिल जाएगा, अच्छी खबरें दे सकता है। बस अच्छा होता रहे और अच्छी खबरें देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाह साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पर मैं शामिल करूँगी प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद जब हम वापस आएंगे तो खालिसतन बात करेंगे बांग्लादेश के इस वक्त की सूरत हाल पर और किस तरह से बांग्लादेश के अंदर की सूरत हाल पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है या कर रही है, एक वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक जी। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बांग्लादेश के संगीन होती सियासी सूरत हाल की और उसके खित्ते में मुमकिन असरात की। एक माह से बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों, गिरफ्तारियों और हलाकतों के तनाजुर में वहाँ की सियासी सूरत हाल मुसलसल तनाव और कशमकश का शिकार रही है, और आज इसमें एक बड़ा ड्रामाई मोड़ जो है वो सामने आया है। अवाम की जानिब से ढाका की जानिब मार्च करने के ऐलान के बाद आज बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने और उनके मुल्क से फ़रार होने की इतलात सामने आई हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी फ़ौज ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद मुमकिन तौर पर भारत पहुंचने के बाद फिनलैंड जाएंगी, जबकि मुल्क छोड़ने से कबल उन्होंने अपनी तकरीर रिकॉर्ड करवाने की भी कोशिश की, मगर उन्हें यह मौका नहीं दिया गया। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की खबर सुनते ही दारुल हुकूमत ढाका में बड़ी तादाद में तलबा ने जश्न मनाया, और ये दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख अफराद सड़कों पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश गाह में घुसकर तोड़ फोड़ करने की इतलात भी सामने आई। दूसरी जानिब बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की तस्दीक करते हुए मुल्क में उबूरी हुकूमत बनाने जाने का ऐलान कर दिया है। जनरल वक़ार के बकौल उबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है और इस वक्त मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। शेख हसीना वाजिद के दौरान इक़्तिदार पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो बांग्लादेश में वो 19 साल तक हुकूमत करने वाली तवील तरीन वज़ीर आज़म रही हैं और इसी साल वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान ही जमात इस्लामी पर पाबंदी भी लगाई गई। बांग्लादेश मॉडल का भी जनूबी एशियाई सियासत जो है उसमें खासा तज़किरा रहा है, जिसमें एक जमहूरी हुकूमत को फ़ौज के ज़रिए कंट्रोल किया गया। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और तज्ज़िया कासिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बासित साहब, मैं ये जानना, मेरा जो सवाल है वो ये है कि बांग्लादेश में सामने आने वाली जो सूरत हाल है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? शेख हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा कोई सरप्राइज़ नहीं है इन हालात में, या आपको सरप्राइज़ ही लगा? देखिए, कुछ दिनों से जो हालात इवॉल्व जिस तरह हो रहे थे उससे तो ये महसूस हो रहा था कि शेख हसीना प्रेशर में हैं, और चूँकि 300 से ज़ायद हलाकतें भी हो गई थी डिमॉन्स्ट्रेशन में, तो आर्मी भी अंडर प्रेशर थी और कर्फ्यू भी लगाया गया। लेकिन बहरहाल शेख हसीना साहबा ने अपने पॉलिटिकल कार्ड्स शायद सही तरीके से नहीं खेले, और ये तब मुतवक्को तो था कि अब सूरत हाल शेख हसीना के हाथ से निकलती जा रही है, और लेकिन ये तवक्को हम नहीं कर रहे थे कि 1-2 दिन में आगे हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन चूँकि पिछले 3 इंतखाबात में अगर आप देखिए तो जो अपोजिशन की मेन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि उनका कहना यही है कि जब तक केयर टेकर सेटअप में इलेक्शंस नहीं होते हम किसी इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानते। तो पॉलिटिकली भी जो जनवरी में इंतखाबात हुए उसके बाद शेख हसीना एक आप कह सकती हैं कमज़ोर विकेट पे थी, और वो फिर इकॉनमी भी डिटोरेट हुई। हमने देखा किस तरह IMF को अप्रोच किया गया फॉर अ प्रोग्राम, तो इकनॉमिक एक प्रेशर्स थे शेख हसीना की हुकूमत पे, फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे थे और भी इश्यूज थे। और फिर बाय एंड लार्ज अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स को खालिदा ज़िया साहब नज़रबंद थी या हैं अभी भी कितने अरसे से,
और फिर जमात इस्लामी भी पाबंदी लगा दी। तो एक लिहाज से पॉलिटिकल सफोकेशन कपल्ड विद इकनॉमिक इश्यूज, मेरे ख्याल में इससे ये सारे मामलात जो हैं शेख हसीना के लिए काफ़ी उसने मुश्किलात पैदा की। सही। अच्छा पासिद साहब, वैसे तो आम तौर पर यह देखा गया है कि फ़ौज इक़्तिदार पर कब्जा करती है और जमहूरी हुकूमत को निकाल बार करती है, मगर बांग्लादेश में सूरत हाल खासी दिलचस्प इसलिए है कि जहां एक आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े और अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर रहा है, और इसको बांग्लादेशी मॉडल का ही एक तसलसल समझा जाए। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। 1991 के बाद हम देखते हैं कि इंतखाबात तो हो ही रहे हैं। गो के जो केयर टेकर सेटअप का जो आइडिया है वो भी बांग्लादेश से हमें मालूम पड़ा। टेक्नोक्रेट का सेटअप आया, फिर केयर टेकर सेटअप को भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया, फिर 2011 में इसको हटा दिया गया। तो एक लिहाज से बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल बेयकीनी या खलजान की सूरत हाल तो रही है, लेकिन शेख हसीना चूँकि एक बड़ा अथॉरिटेरियन माइंडसेट है उनका, और उनका ख्याल यही था कि चूँकि शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा नाम है, उनको फादर ऑफ द नेशन समझा जाता है, तो उसी की मीरास को आगे लेकर जा रही हैं। तो इसलिए वो बड़ी खुद एतमादी के साथ एक अथॉरिटेरियन रिजीम रूल कर रही थी अथॉरिटेटिवली, लेकिन वो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लोगों को काबिल कबूल नहीं था। और आज जब कोटा, ये जो जॉब सिस्टम, उसे कोटा सिस्टम से मामलात चले, और फिर ये जो अब बेहतर तो यही होता अगर वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट उनका होता, तो वो अशरफ गनी की तरह, जिस तरह अशरफ गनी ने 15 अगस्त 2021 को काबुल छोड़ा था, भाग गया, तो ये कम अज़ कम यहाँ पे रहती। लेकिन मामला कुछ यही है कि अब कमीशन बनना है, इंक्वायरी होनी है, और 300 जो कत्ल हुए हैं लोग जहाँ भाग हुए, उनका हिसाब भी देना है। तो मेरे ख्याल में शेख हसीना के लिए अब उनका सियासी करियर तो ख़त्म हो गया है, जहाँ तक मैं असेस कर पा रहा हूँ। हालांकि सियासत में कोई बात ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन असल मामला ये है कि उन्होंने अवामी लीग को भी सही तौर पे पार्टी के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं किया, कोई सेकंड टियर लीडरशिप तैयार नहीं की उन्होंने। बड़ी अथॉरिटेटिव खातून थी, स्ट्रॉन्ग हेडेड खातून। तो इसलिए अवामी लीग का भी अब बांग्लादेश की सियासत में क्या रोल होता है, दिस वी विल सी हाउ थिंग्स रियली पैन आउट एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल सही है। अच्छा वैसे शेख हसीना वाजिद का मुमकिन तौर पर पहले भारत में पनाह लेना, बेसिकली वहाँ पर जाकर अब जो है वो पड़ाव डालना, ये हमें क्या बताता है? एक तो शेख हसीना वाजिद और यानी कि बांग्लादेश और भारत के अपने ताल्लुकात के हवाले से, और फिर इसमें भारत और बांग्लादेश के ऊपर क्या असर पड़ सकता है ताल्लुकात के हवाले से कि उनकी निकाली जाने वाली वज़ीर आज़म भारत जा रही हैं पनाह लेने। दैट्स वाई भारत बड़ा कॉशियसली प्ले कर रहा है इसको। वो ये भी नहीं चाहते, क्योंकि बांग्लादेश और भारत और अवामी लीग का एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है, माजी में भी शेख हसीना बड़ी प्रो इंडिया रही हैं। इसलिए अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो वो तो यही इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ अमेरिका और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर ये सारा जमात इस्लामी को, वो भी कह रहे हैं साजिश हुई है, मुदाखलत और साजिश। जी हाँ, मुदाखलत हुई है। तो अब ये भारत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो है, क्योंकि वो कोई ऐसा इक़दामात नहीं करना चाहेगा जिससे बांग्लादेश की पब्लिक ओपिनियन मज़ीद भारत के ख़िलाफ़ जाए। लेकिन मेरी अपनी जो माजी में हम देखते हैं, मेरा ख़्याल है कि फ़िलहाल जो ये बातें हो रही हैं अफवाहें कि जो फ़िनलैंड जाएंगी या UK जा रही हैं, मेरा ख़्याल में इट्स टू अर्ली। मेरा ख़्याल है कि न्यू दिल्ली अब पहुँचनी हैं, पहुँच चुकी हैं, पहुँचने वाली होंगी। वो न्यू दिल्ली में कुछ अरसा रहेंगी और अंडरग्राउंड चली जाएंगी। उनके बारे में आप कोई बात नहीं सुनेंगे, जिस तरह अशरफ गनी के बारे में आप कोई बात नहीं सुनते। उसके बाद वो अपना लाएमअमल तैयार करेंगे, उन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश भारत उनका जाना वापसी बहुत मुश्किल लगती है मुस्तक़बिल करीब में। सही। और फाइनली अब्दुल बासित साहब ये बताइएगा कि बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल अब जो सारी डेवलप हुई है और जो हमने देखी है जनूबी एशिया की, यानी कि रीजन के हवाले से, तो वैसे ये तासुर हमारे रीजन के बारे में जाता रहा है दुनिया में कि यहाँ पर बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की डेमोक्रेसीज चलती हैं और फैसले कहीं और होते हैं और बाद में हुकूमतें किसी और की बनती हैं, ये वाली सारी बात रहती है। तो इस खित्ते पर अब इस सारी सिचुएशन का क्या असर रहेगा? और पाकिस्तान से अगर हम इसको कनेक्ट करें कि वहाँ पर भी आपने कहा इकोनॉमिक टर्मोइल था, फिर वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, पाबंदियाँ लग रही थी सियासी जमातों पर, यहाँ की भी सूरत हाल वैसे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अल्लाह ना करे कि हम उस नैज तक पहुँच, लेकिन एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स या एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखते भी तो हैं ना। तो मैं उस तनाजुर में भी आपका एक कॉमेंट चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके आइन ने क्या सिस्टम
को किस तरह हम एक सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है ना जो रियासत अपनी आवाम के साथ करती है। ठीक है, दुनिया भर में आपके अथॉरिटेरियन रिजीम्स ही मिल जाती हैं, चाहे वो चाइना हो, उनका डेमोक्रेसी का इंटरप्रिटेशन ज़रा डिफरेंट है, वेस्टर्न दुनिया का ज़रा डिफरेंट है। तो इट ऑल डिपेंड्स। हमारे यहाँ आप बिल्कुल कंपैरिजन ड्रॉ कर सकती हैं बांग्लादेश की, लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर हैं इन द सेंस के एक तरफ तो हमारे यहाँ इकनॉमिक सिचुएशन बांग्लादेश से भी ख़राब है फ्रेंकली स्पीकिंग, और दूसरा फिर हमें और बहुत से चैलेंजेस हैं। ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का इशू हमारे यहाँ काफ़ी है। TTP और IS खुरासान की आप अगर देखिए एक्टिविटीज़, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो मामलात हैं, भारत के साथ हमारी एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, तो हमारे लिए मुश्किलात ज़रूरत हैं। सो ऑल द मोर रीज़न फॉर अस टू बी केयरफुल। हम अपने जो पॉलिटिकल जो हमारे सिस्टम के अंदर एक हिजानसी की कैफियत है उसको ख़त्म करें। और अब देखें ना, जमात इस्लामी का धरना भी हो रहा है ITPs के इश्यूज़ पे, तो ये चीज़ें स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं। मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें दूसरों के तजुर्बा से सीखना चाहिए और मामलात को इतना दूर तक नहीं ले जाना चाहिए कि हमें भी खुदा न खासा हाकिम बंदहन कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ आइन है, हमारे यहाँ एक लिहाज से इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुए, एक्सट्रैक्टिव सिस्टम है हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ। लेकिन आई होप कि हमारे जो लोग करता धरता हैं वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे और ऐसी सूरत हाल को अवॉइड करें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल बासित साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और तज्ज़िया साथ मौजूद हैं और इनसे हमारी बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही थी और आखिर में इन्होंने भी उसी नोट पर ख़त्म किया ये सेगमेंट जिस नोट पर मैं ये सेगमेंट ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कभी इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो और हम इस नहज तक पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस किस्म की सिचुएशन का दोबारा। सो लेट्स होप के सियासी जमातों को पाकिस्तान के करता धरता, जिस तरह से उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको ये एहसास हो और वो इस चीज़ पर राज़ी हों कि सब बैठें और बैठकर एक सिविलाइज्ड मुआशरे की तरह प्रॉब्लम्स का हल निकालें। इसके बाद नाज़रीन मुझे एक लेना है एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी तो बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत की और खालिसतन आज के दिन की। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक बड़ा पावर शो प्लान था और हो रहा है और वो जारी और सारी है। उस हवाले से हम बात करेंगे। वहाँ पर जो ऐलानात हो रहे हैं, जिस किस्म की पहले से लीडरान ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी कि आज मैं फ़लाँ बंदा बड़ा ऐलान करूँगा, आज मैं उस जलसे में बड़ा ऐलान करूँगा। सो उन सारे ऐलानात पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है और इसके आगे अब वो कहां जा रहे हैं, इस हवाले से डिस्कशन होगी हमारी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके लीडर इमरान खान की। जेल में आज उनको पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है और पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ थोड़ा थोड़ा मैं अगर पॉइंटर्स की शक्ल में आपके सामने रखूं ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। तो पहले वो जेल गए, उनको सज़ाएं हुई, उसके बाद पार्टी का टूटना शुरू हुआ। वो एक हमने देखा कि पार्टी में टूट फूट पार्टी टूट फूट का शिकार हुई। पार्टी में मुख्तलिफ लोगों ने बयानात दिए, बयानात देकर पार्टी से अलग होते रहे। फिर वो भी एक फ़ेज़ आया अब आजकल मतलब माजी करीब में कि वो लोग वापस भी आना चाह रहे हैं। लेकिन फिर बीच में 8 फरवरी का मैंडेट आया जो कि तहरीके इंसाफ को मिला। लोगों ने बड़ी भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए वोट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास बल्ला नहीं था, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोगों को उनके निशानात, उनके इतने कैंडिडेट्स जितने भी थे वो सारे आज़ाद हैसियत में लड़े और सबका अपना अपना निशान था। वो आवाम ने याद किया और जाकर उनको वोट डाला। फिर उसके बाद एक मरहला रिलीफ का आया जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब को अदालतों से मिला। अब ये एक पूरा साल जिसमें कि ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक भरपूर जलसा कर रही है सवाबी में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर उनके रूपोश लीडरान भी और वो लीडरान जो कि ऐवानों में मौजूद हैं या जो कि खुलेआम फिरना शुरू कर दिया था जिन्होंने, वो सारे ही वहाँ पर मौजूद हैं। और सवाल आज यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब इस 1 साल बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या फ्यूचर है और लीडरशिप इस वक्त जो भी है यानी कि मुल्क से बाहर भी और जेलों से बाहर भी, वो क्या प्लान कर रही है, किस तरह से उन्होंने अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना है। क्योंकि हमें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जितना भी किया, जो भी किया, उसके बावजूद आज 1 साल बाद भी उनका लीडर इमरान खान जेल में मौजूद है। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एडवाइज़र्स हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़ी। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट। और सबसे पहले तो हम आज के दिन की सिग्निफिकेंस के हवाले से हम चाहेंगे कि हम आपसे जिक्र करें कि आज इमरान खान साहब को जेल गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। एंड स्टिल जो भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, पार्टी ने बड़ी कोशिशें भी की जिस हद तक भी वो कर सकते थे। ज़ाहिर है हम ये समझते हैं कि पाबंदियां उन पर लगी हुई हैं, जल्द से जुलूस नहीं उस तरह से कर सकते थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ 1 साल बाद भी इमरान खान साहब आज जेल में हैं। Who do you think is responsible? Is it the पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं, इन फाइटिंग के, डिसीजन मेकिंग की, वो खींचातानी, वो सारे मामलात हैं रिस्पॉन्सिबल, या फिर वो लोग हैं जो कि उनको बाहर नहीं आने देना चाहते, जिसमें हुकूमत है ऑफ कोर्स? पहले तो आपके चैनल को भी 365 डेज जो नया चैनल है उसको भी मुबारक हो और अच्छा दिन चुने। टुडे इज द फर्स्ट डे शुरुआत की अभी 364 अच्छा, बिल्कुल एक आयरॉनिक और जबरदस्त दिन चुना है। इंशाल्लाह इसमें चैनल की बरकत ही आप लोगों को मिले। लेकिन बात यह कि 1 साल कोई छोटा वक्फा नहीं होता, एक बड़ा लंबा वक्फा होता है और इसमें खान साहब को, पीटीआई को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद अगर मैं ऑपोजिशन में होता या अगर मैं गवर्नमेंट में होता, नवाज शरीफ के टीम में होता, तो मैं 1 साल का टाइमलाइन बना के देखता कि आज पीटीआई ज्यादा मजबूत खड़ी हुई है या कम मजबूत खड़ी हुई है। क्या इमरान खान इस 1 साल पहले ज्यादा पॉपुलर लीडर थे या आज पॉपुलर लीडर हैं? बेसिकली आपके मैट्रिक्स तो ये 2 चीजें होंगी, क्योंकि आप जब एक पार्टी के ऊपर जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, वो एक मकसद के लिए करते हैं, चाहे सही मकसद हो, गलत मकसद हो, जो भी हो, आप एक मकसद के लिए करते हैं और वो मकसद ये होता है कि उस पार्टी को तोड़ना, उस इंसान को तोड़ना या उसकी पॉपुलैरिटी को तोड़ना, या लोगों के जहन से, दिलों से उनको निकालना। तो क्या हम 1 साल पहले कम वायरल थे टीवी पे या सोशल मीडिया पे या इंटरनेशनली मीडिया पे या कहीं और, या आज हम ज्यादा वायरल हैं? आई थिंक इन सारों चीजों का जवाब आपको आज के जलसे में भी मिला है, जो मैं पूरी पीटीआई टीम को मुबारकबाद देता हूं। और आपको इस जवाब देने में मिलता है कि आप देखते हैं कि इस वक्त इमरान खान 1 साल पहले से भी ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, लोगों को ज्यादा उनकी तरफ रुजू है। पीटीआई एक ज्यादा मजबूत पार्टी है डिस्पाइट और दीज डिस्ट्रैक्शंस जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन की थी। पीटीआई उससे भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। एक हड्डी अगर टूटे तो वो हड्डी ज्यादा मजबूत जोड़ती है और पीटीआई के साथ बिल्कुल यही हुआ है। सही, ये तो बातें सही हैं सारी कि पॉपुलैरिटी के बारे में तो बहुत सारे आपके मुखालफिन भी ये बात करते हैं कि इमरान खान को हुकूमत से निकाल कर ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, या जेल में अगर उन्होंने पूरा 1 साल गुजार लिया तो वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि आप लोगों के वर्कर्स भी, इमरान खान के फॉलोअर्स, आप लोगों के फॉलोअर्स, वो सारे सोशल मीडिया पर जब हम खोल के देखते हैं, ज़्यादातर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों पार्टी अभी तक कोई जामे ऐसी हिकमत अमली नहीं बना सकी कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जा सके। देखें, सिवाय कोर्ट्स के, जुडिशल सिस्टम के, तो किसी शख्स को जेल से बाहर निकालने का दूसरा रास्ता तो ये कि जेल तोड़े। तो आपको पता है कि खान साहब ने हमेशा कानून के दायरे में हर चीज की है। जहां भी उनने देखा है कि उनके लिए एक मुश्किलात है या लोगों के ऊपर कोई मुश्किलात है, उनने वो रास्ता नहीं अपनाया। और जब तक वो रास्ता वो नहीं अपनाते और नहीं कहते तो पार्टी तो उस पर लाएमल ना कर सकती है, ना हमारी कोई इसमें पॉलिटिकल, हमारी ईथॉस में ऐसा कुछ है, और ना खान साहब करेंगे। तो जाहिर बात है हमारा हर एक मुकदमा केस में है, और जो भी केस आगे वकीलों, जजों के सामने गया है, हायर कोर्ट्स में गया है, वो केस हम जीतते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि केसेस जीते जाते हैं, फिर कोई छोटा नुक्ता निकाल के या उसी केस का कोई रिवाइवल हो जाता है या कोई नया केस इस पे आ जाता है। तो हम बार बार कोर्ट्स में जा रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। चाहे इंटरनेशनल मीडिया भी अभी देख रहा है कि पहले तो ये था कि इन पे ये करप्शन केसेस है, अभी कोई नहीं कहता कि जी उन पे ये केसेस थे, वो अपने आप को साबित करें। अब सब मजाक उड़ाते हैं उन केसेस का। एक पूरा नैरेटिव शिफ्ट आया है फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जहां हम आज हैं। एंड अ लॉट ऑफ इट गोज टू, क्रेडिट गोज टू आवर टीम और हमारे वकीलों को और पार्टी को खास तौर पे इसका क्रेडिट जाता है। जहां तक बात जाती है कि किसने इनको जेल के अंदर रखा है, देखे हमने तो पहले ही बोला है जैसे कि खान साहब ने के पार्टीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ बात करने का तभी कोई फायदा हो अगर वो कोई पावर रखते हों। अगर शहबाज शरीफ साहब लिटरली अपने
कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं कि उनके बस में कोई एक चीज भी हो इस हुकूमत में, तो फिर शायद कोई बात सही है, करने आपका का पॉइंट फायदा ये है हो कि या उनको इख्तियार नहीं है तो हम क्रिटिसाइज। नहीं उनसे बात करते। लेकिन फिर दूसरी तरफ जिससे आप लोग बात करना चाहे, उन्होंने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका मौकफ उनके मुताबिक यही था कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से वही मौकफ है जो हमारा 7 मई को मौकफ था, यानी कि नो टॉक्स। देखें, बात यह कि दीज थिंग्स चेंज ओवरनाइट, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या एक इंस्टीट्यूशनल चीज के बारे में नहीं बात कर रहे। ये कभी हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर 2-3 लोग अगर मिलिट्री में उनकी ये सोच है तो ये एक इंस्टीट्यूशनल सोच नहीं बन जाती। दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग, और ये कभी भी चेंज बात हो सकती है। बात यह है कि दोनों को मुल्क के फायदे के लिए सोचना चाहिए, दोनों को मुल्क के प्रोग्रेशन के लिए सोचना चाहिए, और वो हो नहीं सकती जब तक बातचीत ना हो, क्योंकि दोनों सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के। सही है। अच्छा, अब नैरेटिव की आपने क्योंकि जिक्र किया तो नैरेटिव से मुझे 2 वर्ड्स याद आए, एक तो डिजिटल दहशतगर्द और एक प्रोपेगेंडा। तो वो जो आपके इंटरनेशनल मेजर्स थे कि जो यूएस कांग्रेस में करारदाद का मंजूर होना या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके वो टॉक कराना पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से, या इस किस्म के और दीगर जो आपने ऐलान किया हुआ था कि आप ईयू में भी मैंने सुना था कि आप जाएंगे और उधर भी पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से जो भी खदशात हैं उनको लेकर जाएंगे, तो ये सारा काम जो आप कर रहे हैं बेसिकली इल्ज़ाम आप पे ये है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और आप लोग डिजिटल दहशतगर्द हैं। मेरे ज़बान में वैसे ये वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल डिजिटल टेररिस्ट्स। मुझे उस टीम में होना है जो ये चीजें सोचती है, जो ये लव्स बनाती हैं और ये एक बना देती हैं ये फ्रेजेस, क्योंकि दे क्वाइट फनी एंड चाइल्डिश। बात ये है कि देखें, ना जो अमेरिका की टीम है ना उनने कभी भी कोई चीज खुदा न खास्ता पाकिस्तान या पाक फौज के बारे में कुछ बोली हो, ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैंने भी स्पीच वहां की, आपने देखा कि वहां कभी भी खुदा न खास्ता हम अपनी पाक फौज या अपने मुल्क के बारे में हम कहें। हमने 2 चीजें क्या बार बार बोली हैं, यही कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए और हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ। ये 2 चीजों के अलावा हमारा और बिल्कुल कुछ नहीं है। ये 2 चीजें अगर मुल्क में आ जाएं तो हम और कुछ भी नहीं मांग रहे, हमारा नो अदर डिमांड। जहां तक इस चीज पे कि अगर इससे प्रेशर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हफ्तों में और भी मजीद चीजें खुलेंगी बाहर मुल्कों में, और वो बात यही होंगी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है तो उसको डेमोक्रेटिकली चलने दें। सही है। और पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है जहां लोगों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, खवातीन को उठाया जा रहा है। इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है, उनकी बीवी को, बिशप बीवी को अंदर रखा हुआ है, बुजुर्ग लोगों को रखा हुआ है। तो हम खाली ये चाह रहे हैं कि एक रूल ऑफ लॉ, एक आम इंसान सेफ फील करे पाकिस्तान में। क्या कोई इंसान इस वक्त कह सकता है कि वो सेफ फील करता है? आई मीन जर्मन टूरिस्ट से लेके दहशत गर्दों तक आपको हर चीज इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है। जहां तक जर्मन टेररिस्ट को भी मार दिए और टेररिस्ट भी मार रहे हैं और जगहों पे, तो आपको इस वक्त कौन सी आपको सेफ्टी है? रूल ऑफ लॉ है नहीं, क्योंकि सारी फोकस एक कैदी के ऊपर है और एक जेल के ऊपर है। सही है। तो हम इसको अगर कंक्लूड करें इस सारी टॉक को, अपनी हमारी डिस्कशन को, तो फिर व्हाट इज़ नेक्स्ट? अगर हमने मज़ाकरात भी उनसे करने हैं जिनके पास पावर है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने मज़ाकरात फ़िलहाल नहीं करने हैं, फिर अचकज़ई साहब नॉमिनेट होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सियासी क़ुव्वतों से मज़ाकरात अचकज़ई साहब कर लेंगे, तो हम अब कहाँ खड़े हैं और व्हाट नेक्स्ट? मतलब वे फॉरवर्ड क्या है आपके लिए? अगर हम ज़ाती तौर पर पूछें, आपके अब क्या गोल्स हैं, क्या आप करने वाले हैं इस सारी सिचुएशन के बाद? आज का जलसा भी हो जाएगा, सीएम साहब आ जाएगी, ऐलानात भी आ जाएंगे, पीटीआई अब क्या करेगी? देखें, पीटीआई इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर जमात है। वो हर चीज वो करेगी जो जमहूरियत के कायदे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल इंक्रीज करेंगे। अगर जलसे हो तो उनका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, अगर रैलीज हो तो वो हम इंक्रीज करेंगे, अगर एक सूबे में हो तो हम दूसरे सूबे में लेके जाएंगे। हमाद अजहर साहब ने भी आज अनाउंसमेंट कर दी है खुल के कि वो पंजाब में भी अभी खुल के आएंगे और वहां से लीड करेंगे, तो इंशाल्लाह पंजाब भी पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। बाहर हम अपना केस जो खान साहब यूएन में जीते हुए हैं, देखें वो कोई जुल्फी बुखारी का केस या नहीं है और इमरान खान का केस नहीं है, वो एक यूएन का वर्किंग ग्रुप है जहां इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बैठे हैं और उन्होंने बोला कि गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को जेल किया हुआ है, उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, और सिर्फ उनको इसलिए डाला गया, ये मेरे अल्फाज नहीं उनके अल्फाज हैं, कि वो फरवरी 8 के इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके वरना वो जीत जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम
दूसरे मुल्कों में लेके जाके उनको आगाह कर रहे हैं। अगर आप मेरी स्पीच देखें, किसी और की स्पीच देखें, कभी भी हमने नहीं बोला हमारी मदद करें, हमने बोला ये अवेयरनेस है। अब आप सिर्फ क्या बांग्लादेश के बारे में आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर नहीं आवाज अच्छा, वैसे बांग्लादेश के हवाले से आवाज उठाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, बांग्लादेश का एक 15 साल की एक ऑटोक्रेसी थी जो चल रही है, एक डिक्टेटरशिप चल रही थी, सुप्रेशन थी लोगों के, और आखिर में वो पेंट अप फ्रस्ट्रेशन, चाहे उसकी जो भी डायनामिक्स हो, स्टूडेंट्स कितने थे कितने नहीं थे, ऑपोजिशन, वो है। और याद रखें एक बहुत वाइटल पॉइंट शिफा मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश के पास कोई इमरान खान नहीं है, बांग्लादेश के पास तो कोई पीपीपी या पीएमएलएन भी नहीं है, वहां तो कोई एक बड़ी कोई ऑपोजिशन जमात भी नहीं है, छोटी छोटी जमातें, उनके पास लीडर ही कोई नहीं है इस वैक्यूम को कवर करने के लिए। जो आप देखेंगे अभी आने वाले 6 महीने साल में कि उनके पास कोई लीडरशिप नहीं होगी मुल्क चलाने के लिए। पाकिस्तान के पास तो है, और वो मुल्क खड़ा हो गया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खड़ा हो सकता? ठीक है। अच्छा, और फाइनली क्योंकि आपने ऐलान का जिक्र किया कि आज ऐलान हुआ कि हम पंजाब में निकलेंगे और पंजाब में ये सारी सूरत हाल को अब हम लीड करेंगे, पंजाब में कैसे निकलेंगे? अगर पंजाब में निकलना होता तो आज का जलसा तो पंजाब में ही हो रहा होता ना, फिर केपी में तो ना होता। तो ये तो लारे लगाने वाली बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, अभी पंजाब प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो जब उन्होंने आज ही अनाउंसमेंट की है तो फिर जाहिर बात है अगला जलसा तो वहीं होगा। लेकिन याद रखें कि पंजाब में जो सख्ती हुई है वो केपी में कभी भी नहीं उस तरीके से वो सख्ती हुई। जो पंजाब में लोगों को अगवा किया गया हो ना, आपको जलसे की परमिशन मिलती है, झंडा भी आप पीटीआई का बाहर लेके जाएं तो आपको इजाजत नहीं मिलती। जो ही आपको पता चले कि हल्की सी कोई कॉर्नर मीटिंग या कोई रैली हो रही है तो रातों रात को उस हल्के में लोगों को तंजीम के लोगों को उठा लिया जाता है। इसी पॉइंट तो का मेरा मतलब यही था वैसे कहने का, दूसरा कि वो करने नहीं देंगे, बहुत डिफरेंट, वो करने नहीं देंगे। लेकिन बात वही आ जाती है जो आप कह रहे थे वर्कर्स की, ठीक है करने नहीं देंगे, लेकिन अब पंजाब में भी सामने आना होगा। ठीक है, बिल्कुल, जो आज हमादा प्रसाद ने अनाउंस किया। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवाइज़र हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, और कहने का उनका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि इमरान खान 1 साल जेल में गुजारने के बाद पहले से ज़्यादा मकबूल हैं और यही मकबूलियत उनकी रिहाई का बाइस बनेगी। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।